नमस्कार, आर्यन टीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां पर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो भारत आएंगे और इसके साथ ही मैक्रो का अगले महीने में भारत दौरा है। बड़ी खबर अब सामने आ रही है, एआई समिट में ये शामिल भी होंगे और राष्ट्रपति मैक्रो ने भारत की तारीफ भी की है। तो बड़ी अपडेट, जहां पर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो भारत आएंगे और मैक्रो के अगले महीने भारत का ये दौरा अहम माना जा रहा है। एआई समिट में भी शामिल होंगे और इसके साथ ही राष्ट्रपति मैक्रो ने भारत की तारीफ भी की है। तो बड़ी अपडेट, जहां पर मैक्रो अब भारत आएंगे अगले महीने, एआई समिट में भी शामिल होंगे और इसके साथ ही मैक्रो का अगले महीने में ये भारत दौरा काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति हैं मैक्रो, जो भारत अगले महीने आ रहे हैं। तो बड़ी अपडेट, एआई समिट में शामिल होने के लिए आ रहे हैं और राष्ट्रपति मैक्रो ने भारत की तारीफ भी की है। एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 11 जनवरी को सोमनाथ दौरा है। बड़ी अपडेट, जहां पर सोमनाथ दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में हिस्सा भी लेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। आध्यात्मिक कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। गुजरात में सुरक्षा तैयारियां पूरी कर दी गई हैं। सोमनाथ दौरे पर प्रशासन सतर्क है। आस्था और संस्कृति को मिलेगा बढ़ावा। स्वाभिमान पर्व में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी शामिल हैं और श्रद्धालुओं की सुविधा पर भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। तो प्रधानमंत्री का ये दौरा अहम माना जा रहा है। श्रद्धालुओं की सुविधा पर भी विशेष ध्यान रखा जाएगा और इसके साथ ही आपको बता दें, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी। आस्था और संस्कृति को बढ़ावा भी मिलेगा। तो आध्यात्मिक कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में पीएम मोदी लेंगे हिस्सा। 11 जनवरी को सोमनाथ दौरा करेंगे पीएम मोदी और आपको बता दें कि सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में उनका हिस्सा रहेगा, अहम हिस्सेदारी में रहेंगे और इसके साथ ही शामिल होंगे आध्यात्मिक कार्यक्रम में और शिरकत करने वाले हैं। तो गुजरात में सुरक्षा तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। सोमनाथ दौरे पर प्रशासन सतर्क है। स्वाभिमान पर्व में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां शामिल है और श्रद्धालुओं की सुविधा का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 जनवरी को सोमनाथ का दौरा करेंगे और वहां पर आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल होंगे और इसके साथ ही आपको बताते चले कि सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में ही हिस्सा लेने जा रहे हैं पीएम मोदी और इस अवसर पर वे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। गुजरात प्रशासन ने प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर पूरी सुरक्षा तैयारियां पूरी कर ली हैं। शहर और मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के विशेष इंतजाम भी किए गए हैं। तो स्वाभिमान पर्व में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी शामिल होंगी, जो कि सोमनाथ मंदिर की 1000 साल पुरानी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को उजागर करेंगी। प्रशासन ने कहा है कि यह आयोजन आस्था और संस्कृति को ही बढ़ावा देने के महत्वपूर्ण अवसर है और इस दिन ही 3 दिवसीय इस कार्यक्रम में देश भर के श्रद्धालु शामिल होंगे और मंदिर के आसपास विशेष सजावट और व्यवस्थाएं की गई है ताकि सभी आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा का ध्यान रखा जा सके। तो पीएम नरेंद्र मोदी का सोमनाथ दौरा काफी अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोक कल्याण मार्ग में मौजूद अपने आवास पर भारतीय एआई स्टार्टअप के साथ राउंड टेबल की अध्यक्षता की है। इस बैठक का आयोजन अगले महीने भारत में होने वाले इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 से पहले किया गया है। राउंड टेबल में ही 12 भारतीय एआई स्टार्टअप्स ने हिस्सा लिया, जिन्होंने कि एआई फॉर ऑल ग्लोबल इम्पैक्ट चैलेंज के लिए ही क्वालिफाई किया है और इन स्टार्टअप ऐप्स के अपने नवाचार आइडिया और काम प्रधानमंत्री के सामने पेश किए हैं। आपको बताते चले कि बैठक में मौजूद स्टार्टअप्स ने एआई के क्षेत्र में अपने अनुभव और चुनौतियों को साझा किया है। राउंड टेबल का उद्देश्य स्टार्टअप को नीति, संसाधन और मार्गदर्शन उपलब्ध कराकर उनके काम को और प्रभावशाली बनाना रहा। एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें, हरियाणा के फरीदाबाद में प्री बजट पर चर्चा और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी होंगे शामिल इस चर्चा में। उद्योग जगत के जनप्रतिनिधि से करेंगे संवाद। हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़े विशेषज्ञ देंगे सुझाव। बड़ी अपडेट, उद्यमियों के साथ भी परामर्श किया जाएगा। फरीदाबाद के सूरजकुंड में होगी प्री बजट पर चर्चा। तो हरियाणा के फरीदाबाद में यह अहम चर्चा की जाएगी। नायब सिंह सैनी
शामिल होंगे इस चर्चा में। तो हरियाणा के फरीदाबाद में प्री बजट पर चर्चा और इसके साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी होंगे शामिल। उद्योग जगत के जनप्रतिनिधि भी करेंगे संवाद। हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़ी विशेषज्ञ देंगे सुझाव। उद्यमियों के साथ भी परामर्श किया जाएगा। फरीदाबाद के सूरजकुंड में होगी प्री बजट पर चर्चा। तो बड़ी अपडेट, हरियाणा के फरीदाबाद में ये चर्चा होने जा रही है। आपको बता दें प्री बजट चर्चा की जाएगी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस चर्चा में शामिल होंगे। उद्योग जगत के जनप्रतिनिधि से करेंगे संवाद। हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़े विशेषज्ञ सुझाव भी देंगे। उद्यमियों के साथ भी परामर्श किया जाएगा। फरीदाबाद के सूरजकुंड में प्री बजट चर्चा अहम मानी जा रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकूला में आयोजित ज्ञान सेतु मऊ एक्सचेंज कार्यक्रम में ही सहभागिता की है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नीव पोर्टल का भी शुभारंभ किया है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा है कि नीव पोर्टल शिक्षा और परीक्षण के क्षेत्र में डिजिटल बदलाव लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस पोर्टल के माध्यम से विद्यार्थियों, शिक्षकों और संसाधनों को ज्ञान संसाधन तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे कि शिक्षा प्रणाली और कौशल विकास में भी सुधार होगा। मऊ एक्सचेंज कार्यक्रम में कई शैक्षणिक संस्थान, उद्योग प्रतिनिधि शामिल हुए। मुख्यमंत्री सभी इसके साथ ही बताया गया प्रतिभागियों को पोर्टल के उपयोग और इसके लाभों के बारे में जानकारी दी गई है और राज्य में डिजिटल शिक्षा को भी बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। तो सीएम सैनी ने पोर्टल लॉन्च किया है और ज्ञान सेतु मऊ कार्यक्रम आयोजित किया गया। नीव पोर्टल से डिजिटल शिक्षा और इसके साथ ही आपको बता दें शिक्षा और परीक्षण में भी सुधार और शैक्षणिक संसाधनों में सहभागिता भी निभाई जाएगी। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान प्रारंभिक उत्तर भारत और इसके सिक्के पुस्तक का लोकार्पण किया। पुस्तक विमोचन के अवसर पर मुख्यमंत्री ने मौजूद जनसमूह को संबोधित करते हुए उत्तर भारत के प्राचीन इतिहास और सांस्कृतिक विरासत के महत्व पर प्रकाश डाला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्राचीन सिक्के न केवल आर्थिक इतिहास को समझने का माध्यम है, बल्कि वे उस कालखंड की राजनीति, समाज, संस्कृति की महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि इस प्रकार के शोधपरक कार्य नई पीढ़ी को इतिहास से जोड़ने में अहम भूमिका निभाते हैं। कार्यक्रम में इतिहासकार, विद्वान, शोधकर्ता और बड़ी संख्या में गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। पुस्तक को उत्तर भारत के प्राचीन इतिहास को समझने के लिए भी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बताया गया है। तो पुस्तक का लोकार्पण किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ दस्तावेज भी है। हम इस बात से पूरी मजबूती के साथ कह सकते हैं कि महाभारत जिस भारत के बारे में कहता है कि दुर्लभम भारतीय जन्म मानुषम तत्र दुर्लभम, यानी भारत में जन्म लेना दुर्लभ है और उसमें भी मनुष्य के रूप में जन्म लेना तो और भी दुर्लभ है। उसकी एक झलक हिंदुजा फाउंडेशन और प्रोफेसर देवेंद्र हांडा जी ने इस पुस्तक के माध्यम से आप सबके सामने प्रस्तुत किया है और यहां पर जो ये प्रदर्शनी लगाई गई है ये उसकी एक झलक भी है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को आपत्ति हो सकती होगी, क्योंकि इस आपत्ति के बहुत सारे कारण हैं। याद करिए, बहुत सारे पश्चिमी विद्वानों ने हमेशा इस बात को माना है और इस बात को बार बार कहते रहे हैं।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में मंथन सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में भाग लिया है, जिसमें कि राज्य में चल रहे विकास कार्य और योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई है। इस बैठक का उद्देश्य कई विभागों द्वारा किए जा रहे परियोजनाओं की स्थिति का मूल्यांकन करना और उनके क्रियान्वयन में गति लाना था। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी विकास कार्य समयबद्ध तरीके से पूरे किए जाएं और जनता तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने में कोई कमी न रह जाए। तो मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं और इसके साथ ही आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में मंथन सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में भाग लिया है, जिसमें राज्य में चल रहे विकास कार्य और योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई है। इस बैठक का उद्देश्य कई विभागों द्वारा किए जा रहे परियोजनाओं की स्थिति का मूल्यांकन करना और उनके क्रियान्वयन में गति लाना रहा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विकास कार्य समयबद्ध तरीके से पूरे किए जाएं और जनता तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने में कोई भी कमी ना रह जाए। तो देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर ये समीक्षा बैठक की गई है। सभागार में आयोजित ये समीक्षा बैठक हुई है और सीएम धामी ने इसकी अध्यक्षता की है। विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा भी की गई है। अधिकारियों को समयबद्ध काम के भी निर्देश दिए गए हैं। जनता तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के भी निर्देश दिए गए हैं। गुवाहाटी में आयोजित राष्ट्रीय वस्त्र मंत्रियों के सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है, जिसमें केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सहभागिता की है। सम्मेलन में देश भर से कई राज्यों के वस्त्र मंत्री और अधिकारी और उद्योग से जुड़े प्रतिनिधि शामिल हुए। इस अवसर पर वस्त्र क्षेत्र के विकास, पारंपरिक और इसके साथ ही हथकरघा और हस्तशिल्प को ही बढ़ावा देने, निवेश के नए अवसरों और रोजगार सृजन जैसे विषयों पर चर्चा की गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि वस्त्र उद्योग आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है। सम्मेलन के दौरान कई राज्यों के अनुभव और सुझावों का भी आदान प्रदान भी किया गया है। तो गुवाहाटी से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर ये बताया जा रहा है कि सम्मेलन के दौरान ही कई राज्यों के अनुभव भी साझा किए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यहां पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और इसके साथ ही आपको बताते चले, सम्मेलन में देश भर से कई राज्यों से लोग पहुंचे हुए थे। गुवाहाटी में आयोजित राष्ट्रीय वस्त्र मंत्रियों से सम्मेलन का उद्घाटन यहां पर किया गया है, जिसमें केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सहभागिता की है। सम्मेलन में देश भर से कई राज्यों के वस्त्र मंत्री और अधिकारी और इसके साथ ही उद्योग से जुड़े जनप्रतिनिधि शामिल हुए हैं। इस अवसर पर वस्त्र क्षेत्र के विकास, पारंपरिक हथकरघा और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने, निवेश के नए अवसरों और रोजगार सृजन जैसे विषयों पर चर्चा की गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि वस्त्र उद्योग आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है। सम्मेलन के दौरान ही कई राज्यों के अनुभव और सुझावों का आदान प्रदान भी किया गया है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव और बिलासपुर कोर्ट को बम से धमकियों मिलने के बाद से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रतिक्रिया दे दी है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है, उन्हें इस मामले की जानकारी मिली है, लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया है कि राज्य का पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मजबूत और सशक्त है और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए तैयार है। उन्होंने नागरिकों से शांत रहने और अफवाहों पर ध्यान न देने की आग्रह किया है। राज्य पुलिस ने दोनों कोर्टों में ही सुरक्षा बढ़ा दी है और आसपास के इलाकों में तलाशी के साथ सतर्कता भी बढ़ा दी गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस उच्च स्तरीय जांच कर रही है और जल्द ही स्थिति को नियंत्रण में लाने का भी प्रयास किया जा रहा है। तो अभी आप लोगों से जानकारी मिल रही है उतनी किसी में वो नहीं है कि आज यहाँ पर हमारी सरकार, हमारी पुलिस सशक्त है, ऐसा कुछ नहीं होगा। सर 1800 जो
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में आयोजित 1008 कुंड हनुमान महायज्ञ और राम कथा कार्यक्रम में सहभागिता की है। इस अवसर पर उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना कर प्रदेश के सुख समृद्धि और जन कल्याण की कामना की। मुख्यमंत्री ने राम कथा और श्रवण किया है और इसके साथ ही कार्यक्रम में उपस्थित संत महात्माओं और श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि ऐसे धार्मिक सांस्कृतिक आयोजन समाज में नैतिक मूल्य और सामाजिक समरसता और आध्यात्मिक चेतना को मजबूत करते हैं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। यज्ञ और राम कथा के दौरान भक्ति और श्रद्धा का माहौल बना हुआ दिखाई दिया। तो जयपुर से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर सीएम भजनलाल महायज्ञ में शामिल हुए हैं और इसके साथ ही आपको बता दें भारी संख्या में यहां पर श्रद्धालु भी शामिल हुए और इसके साथ ही राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में आयोजित 1008 कुंड हनुमान महायज्ञ और राम कथा कार्यक्रम में सहभागिता की है। इस अवसर पर उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना कर प्रदेश के सुख समृद्धि और जन कल्याण की कामना की। मुख्यमंत्री ने राम कथा श्रवण किया और कार्यक्रम में उपस्थित संत महात्माओं और श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि ऐसे धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन समाज में नैतिक मूल्य, सामाजिक समरसता और आध्यात्मिक चेतना को मजबूत करते हैं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। यज्ञ और राम कथा के दौरान भक्ति और श्रद्धा का माहौल जयपुर में खास तौर पर देखने को मिला। तो सीएम भजनलाल महायज्ञ में शामिल हुए और जयपुर में ये राम कथा आयोजित की गई। हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने नारनौल में ही आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान सरकार का रुख स्पष्ट किया। आपको बता दें कि उन्होंने जी राम जी के मुद्दे पर विपक्ष विशेषकर कांग्रेस पर ही जनता के बीच में भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। साथ ही केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को ही लेकर लगाए जा रहे आरोपों और हालिया राजनीतिक बयानबाजी पर भी खुलकर जवाब दिया है। प्रेस वार्ता के दौरान राव नरबीर सिंह ने कहा कि विरोध करना विपक्ष का काम है, लेकिन कांग्रेस जानबूझकर गलत जानकारी फैलाकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा है कि सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रही है और जनता सच्चाई को भली भांति समझ रही है। देखो, हमारी अभी 2 दिन यहाँ मीटिंग चली इंडस्ट्री की गुड़गांव में, बजट के ऊपर चर्चा हुई। तो 2 दिन सीएम साहब भी वहीं थे, सारे इंडस्ट्रियलिस्ट वहाँ थे। तो हमने उसमें भी बात आई है कि हरियाणा में इंडस्ट्रियलिस्ट कम आते हैं। वजह कि हरियाणा का दिल्ली के 3 तरफ हरियाणा है, सारी सुविधाएं हरियाणा में। एयरपोर्ट यहाँ नज़दीक है, डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर यहाँ है, कई नेशनल हाईवे हरियाणा में। लेकिन दिल्ली के आसपास ज़मीन बहुत महंगी होगी और सबसे ज़्यादा इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़मीन में होता है कि भाई ज़मीन इतने करोड़ रुपए एकड़। आप किसी प्रदेश में और चले जाएंगे तो वहाँ लाखों में ज़मीन मिलती है एकड़ के हिसाब से। तो इंडस्ट्रीज यूँ डरता है कि मेरे को शुरू में जो मैं इंडस्ट्री लगाऊंगा वो ज़मीन खरीदूंगा मैं 100 करोड़ की, 200 या 500 करोड़ रुपए की, वहाँ वो उसके 10% में उसको ज़मीन मिल जाएगी। मैंने अभी इस मीटिंग में सीएम साहब को कहा है कि HSIDC की ज़मीन को हम ई-ऑक्शन के माध्यम से बेचते हैं। तो मैंने कहा है कि इसके लीज का प्रावधान करो कि ताकि हम उसको किराए पे ज़मीन को दे सकें। और मेरा यह है कि अब हम नई पॉलिसी ला रहे हैं और उसमें हम इसको लीज पे HSIDC की ज़मीन देंगे ताकि इंडस्ट्री को सुविधा हो और किराया वो दे सके और फैक्ट्री लगा सके। जापान की कोई एक कंपनी इधर लगवा नहीं, एक नहीं, कई कंपनी आएंगी। और मैं तो 2 जिलों के ज़्यादा हक में हूँ अपने, क्योंकि मेरा राजनीतिक क्षेत्र भी है, जान पहचान रिश्तेदारी यहाँ है। एक तो मेवात हमारा हिंदुस्तान के 100 पिछड़े हुए जिलों में एक पिछड़ा हुआ हरियाणा का जिला है। और बदकिस्मती ये है कि दिल्ली के 60 किलोमीटर से दूर, और सबसे उसकी GDP देखेंगे तो कम, उसकी औसत आय देखेंगे प्रति व्यक्ति तो कम है। तो सरकार का ये पूरा ध्येय है, पूरा ध्यान है कि इसको 100 जिलों में से निकाला जाए। और इस पंचवर्षीय योजना में नायब सैनी जी का भी ये मानना है कि भाई हम इसमें विकसित करें, इसमें इंडस्ट्री लाएं। क्योंकि पहले तो लोगों का रोजगार पहाड़ों का था, 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने पहाड़ हरियाणा में बंद कर दिए। आपके यहाँ जिलों में चलते हैं, हमारे गुड़गांव, फरीदाबाद, मेवात, इनमें पहाड़ बंद हो गए जो मेन रोजगार का साधन था। मेरी अब ये कोशिश है कि हर ब्लॉक में 1-1, 2-2 इंडस्ट्रियल टाउनशिप प्राइवेट तौर पर लोग लगाएं ताकि वहाँ के नौजवान लोगों को रोजगार मिल सके। और उम्मीद है बहुत से लोग आ रहे हैं। और हमने एक योजना भी हम लाए हैं पद्मा योजना के तहत, उसको हम लाइसेंस भी दे रहे हैं
और अब तो हम एक और भी पॉलिसी ला रहे हैं, कोई आएगा हम उसको लाइसेंस दे देंगे। तो मुझे मेरा मानना है ऐसे ही महेंद्रगढ़ में, ऐसे ही रेवाड़ी में तो खरा हम IMT ला रहे हैं, ऐसे मेवात और महेंद्रगढ़ का समुचित विकास हम करने जा रहे हैं। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना में क्या कमियां थी और क्या सुधार करके ये योजना लागू? नहीं, ये जो योजना आई है विकसित भारत जी। दिल्ली के तुर्कमान गेट के पास में मौजूद फैज़-ए-इलाही मस्जिद के आसपास अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बाद मलबा हटाने के काम किया जा रहा है। मौके पर नगर निगम की टीम मौजूद है और इसके साथ ही स्थिति को नियंत्रित रखने के लिए सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। प्रशासन के अनुसार यह कार्रवाई क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण हटाने के तहत की गई है। मलबा हटाने का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है ताकि इलाके में आवागमन सामान्य किया जा सके। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां मौके पर मौजूद हैं और प्रशासन ने स्थानीय लोगों से शांति बनाए रखने और सहयोग करने की भी अपील की है। तो दिल्ली से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर जानकारी सामने आई है कि तुर्कमान गेट पर मलबा हटाने का काम जारी है। तुर्कमान गेट इलाके में प्रशासन की कार्रवाई की जा रही है। मौके पर भारी सुरक्षा व्यवस्था भी देखी गई है और इसके साथ ही लोगों से अपील की जा रही है। दिल्ली NCR में शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है और इसके साथ ही राजधानी में स्मोक की घनी परत छाई हुई है। अक्षरधाम क्षेत्र से सामने आए वीडियो में हवा में ही धुंध और प्रदूषण साफ तौर पर देखा जा सकता है, जिससे दृश्यता काफी ज्यादा कम हो गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार अक्षरधाम और आसपास के इलाकों का वायु गुणवत्ता सूचांक बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। खराब हवा के कारण ही लोगों की आंखों में जलन, सांस में लेने में दिक्कत और गले में खराश जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि कम तापमान, शांत हवाएं और नमी के कारण प्रदूषण तत्व वातावरण में ही फंसे हुए हैं और जिससे स्मोक की स्थिति बनी हुई है। प्रशासन ने बच्चे, बुजुर्गों और सांस के मरीजों को अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है। मौसम विभाग के अनुसार ही अगले कुछ दिनों तक शीतलहर के साथ प्रदूषण से राहत मिलने की संभावना कम है और ऐसे में नागरिकों से अपील की गई है कि वे मास्क का उपयोग करें और सावधानी बरतें। तो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं अक्षरधाम की, जहां पर कोहरे की एक परत और प्रदूषण की साफ देखी जा सकती है। दिल्ली NCR में घने कोहरे के कारण हवाई यातायात पर असर पड़ा है। राष्ट्रीय राजधानी के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दृश्यता कम होने से कई उड़ानें देरी से संचालित हुई हैं, जबकि कुछ फ्लाइट्स के समय में बदलाव करना भी पड़ा है। कोहरे की वजह से टेक ऑफ और लैंडिंग में सावधानी बरती जा रही है, जिससे फ्लाइट ऑपरेशन प्रभावित हुए हैं। यात्रियों को एयरपोर्ट पर इंतजार करना पड़ा है। कई यात्रियों ने एयरलाइन से भी उड़ाने की स्थिति की जानकारी ली है। एयरपोर्ट अधिकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि सुरक्षा को देखते हुए फ्लाइट संचालन को मौसम की स्थिति के अनुसार ही नियंत्रित किया जा रहा है और यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे एयरपोर्ट के लिए निकले और इसके साथ ही पहले अपनी फ्लाइट की स्थिति और एयरलाइन से जरूर जांच लें घर से निकलने से पहले। देश भर में ठंड का प्रकोप जारी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सुबह हुई हल्की बारिश से ही तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और बारिश के कारण ही ठंड का असर बढ़ गया है और जिससे लोगों की दैनिक गतिविधियां प्रभावित हुई हैं। मौसम विभाग के अनुसार इस बारिश से ही मौसम में सुधार के साथ वायु गुणवत्ता में भी स्तर पे कमी आने की संभावना जताई गई है। वहीं शीतलहर का प्रकोप भी राजधानी में लगातार बना हुआ है। वीडियो सरिता विहार इलाके से भी सामने आया और मुंबई के कई इलाकों में भी स्मोक की परत छाई हुई है और बांद्रा क्षेत्र में सामने आए वीडियो में दृश्यता कम नजर आई है। स्मोक के कारण ही लोगों को सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में भीषण शीतलहर और घने कोहरे का असर भी लगातार जारी है। ठंड और कोहरे के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा है और वहीं पर सुबह के समय आवागमन में भी कठिनाइयां देखी जा रही हैं और बिहार में घने कोहरे के बीच में लोग अपने दैनिक रूटीन में भी जुटे नजर आए हैं। और आपको बता दें कि ठंड के बावजूद फिटनेस गतिविधियों में भी
ठोस कदम जो है वो नहीं देखने को मिली है, कमी नहीं देखने को मिली है। मध्य प्रदेश की बात करें, शीतलहर का असर बना हुआ है। ठंड से बचने के लिए लोग सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। सुबह और रात के समय में ठिठुरन ज्यादा महसूस की जा रही है। असम में भी सुबह के समय घना कोहरा छाया रहा और शहर में शीतलहर जारी है, जिससे कि ठंड का असर बढ़ गया है और कोहरे के कारण ही दृश्यता कम रही है। लोगों को आवागमन में भी सावधानी बरतनी पड़ रही है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं असम, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, जहां पर कोहरे की घनी परत जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए RN TV नेशनल।